हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का मॉड्यूल बी जो है उसका यूनिट 9 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये यूनिट 9 जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, ठीक है। इसमें हम पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या क्या देखा था कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है आप कैसे वो कर सकते हो, वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, फिर उसका एस्टिमेशन के क्या प्रोसेस है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो के, फिर फोरकास्ट कैसे करते हो शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के जो पीरियड रहता है इन्वेस्टमेंट का उसके हिसाब से। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल देखा था जो कि ये चैप्टर में सभी जो सम्स आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है ये चैप्टर से, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेबल जो हमें याद रखना था वो देखा था हमने। फिर हमने कॉस्ट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है वो देखा था, पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है, और ये मेथड्स यूज़ करके आप कैसे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल है सॉल्व करोगे। काफ़ी आसान था स्टूडेंट। सो अगर आप आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट ये यूनिट के जो पहले पार्ट्स है वो आप देखो, फिर आप ये पार्ट देखो, तभी आपको समझ में आएगा बेसिक्स कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। अगर कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस एग्ज़ाम के पहले कवर करें, और जल्द ही हम VRBL का क्रैश कोर्स लाने वाले हैं आपके लिए। डिटेल में आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे ही, लेकिन जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने नज़र के नीचे से डालने हैं ताकि पास होने में आपको मदद हो। तो जल्दी हम लेके आएंगे वो बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपका जो दूसरा मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो देखेंगे। इसके पहले हमने पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, मतलब आपने जब एक बार बिजनेस में पैसा आपका इन्वेस्ट किया तो उसके बाद में कितना टाइम लगेगा आपको वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ वापस मिलने में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी, और इसमें हमने और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा, वो था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या था वो इम्पॉर्टेंट टेबल स्टूडेंट्स, ताकि आगे भी अभी जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको आसानी हो। देखिए ये टेबल सिमिलर है जो चैप्टर 8 में हमने किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है स्टूडेंट्स, आपको जो इंटरेस्ट वाला टॉपिक है ना, इंटरेस्ट वाला फैक्टर वो नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन आएगा। तो सबसे पहले आपको सेल्स वैल्यू दी रहेगी, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे, ठीक है। सेल्स वैल्यू मतलब जितना आपका वो साल में या वो मंथ में सेल्स हुआ, फिर आप वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे। वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो कि हर महीने अलग अलग आपको पे करनी पड़ रही है हर साल, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, या आपका कुछ जो लेबर के डेली वेजेस के वर्कर्स हैं उनका प्राइवेट, तो मतलब वो अलग अलग है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या फिक्स आएगा हर महीने का, नहीं, वो अलग अलग हो सकता है ना, जहाँ पे भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो वो आप घटाओगे सेल्स वैल्यू से, तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन से फिर आप क्या घटाओगे, फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट दो टाइप के होती है यहाँ पे। ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में आपको, हम पहले चैप्टर में क्या करते थे कि इंटरेस्ट घटाते थे, यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों घटाना है, कंट्रीब्यूशन से सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने से पहले आपका हुआ अर्निंग। तो EBT या PBT या प्रॉफिट बिफोर अर्निंग, या अर्निंग बिफोर प्रॉफिट, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT या PBT आप बोल सकते हो। फिर बाद में आप EBT से टैक्स सब्ट्रैक्ट करते हो, जितना % आपको टैक्स भरना है, फिर टैक्स घटाने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको कहते हैं EAT, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो क्या ये आपका फाइनल प्रॉफिट है, नहीं स्टूडेंट, इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे और फिर जो वैल्यू आती है ना, ये कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, ये रहेगा आपका फाइनल प्रॉफिट। इसका रीज़न भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि हम डेप्रिसिएशन क्यों पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं। ये अमाउंट, ये वैल्यू सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन आप पहले घटाओगे और फिर ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा अमाउंट होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि जो कि आपने स्टार्टिंग में अमाउंट किसी मशीनरी में, किसी प्लांट में, आपके बिजनेस में जो भी वर्किंग है उसमें आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आपका बिजनेस रनिंग में आएगा, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो आपकी मशीनरी की जो वैल्यू है ना वो घटती जाएगी, डिप्रिशिएट होती जाएगी एज टाइम पासिस। तो आप जिस वैल्यू आपने इन्वेस्ट किया था, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें आप टैक्स क्यों पे करोगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स आता है और उसके बाद हम टैक्स भरेंगे।
तो एक्स्ट्रा टैक्स क्यों भरना, जबकि हमारा वैल्यू तो डिप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए हम पहले डिप्रिसिएशन की जो डिप्रिशिएटेड वैल्यू है वो सबट्रैक्ट करते हैं और फिर टैक्स कट करते हैं, ताकि हमें कम टैक्स भरना पड़े। डिप्रिशिएटेड जो कम वैल्यू हुए ना, मार्केट वैल्यू, उस पर टैक्स भरना पड़े। लेकिन बाद में ऐड क्यों किया, क्योंकि जो वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है वो अपने जेब से कहीं बाहर नहीं गई है। बस अगर वो चीज़ आप बाहर मार्केट में सेल करने जाओ तो उसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी। तो मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है, लेकिन वो अमाउंट आपके जेब से बाहर गई नहीं है, वो आपके जेब में ही है। तो एक्चुअल में वो आपके पास ही है अमाउंट, लेकिन सिर्फ टैक्स कम भरना है, हाई वैल्यू पर टैक्स नहीं भरना, इसलिए फिर डिप्रिसिएशन ऐड किया। तो इसीलिए हमने डिप्रिसिएशन प्लस और माइनस और प्लस किया। तो जो ये वैल्यू मिली ना आपको, ये आपका फाइनल प्रॉफिट वो साल का, ठीक है। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स CF80, तो वो कैश इनफ्लो मतलब कितना पैसा आपके पास वापस आया, ठीक है, वो साल का सब ट्रांजैक्शन करने के बाद। तो ऐसा यही टेबल स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये टेबल यूज़ करके हमने स्टूडेंट्स पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के क्वेश्चंस देखे। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हमने और एक कॉन्सेप्ट देखा, जो कि हमने JIB में आपका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट था ना, उसमें भी देखा था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। आपको फ्यूचर में पता है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, सपोज मुझे 10,000 मिलेगा, तो मुझे आज उसकी वैल्यू क्या है वो निकालनी है। सपोज 1 साल के बाद अगर मुझे कोई 10,000 दे रहा है, तो वो 10,000 की आज की वैल्यू तो 10,000 नहीं रहेगी, ठीक है, आज की उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है पैसे की वैल्यू घटती रहती है, ठीक है, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी पैसे की वैल्यू घटती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था। आपने अगर नहीं देखा रहेगा वो लेक्चर तो एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी। तो आप कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सपोज 10,000 1 साल की बाद की वैल्यू है, ठीक है, 1 ईयर आफ्टर। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है 10,000 मुझे 1 साल के बाद मिल रहा है, और 10% से आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है 10% है। मतलब क्या है कि 10% से वो वैल्यू घट रही है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो मुझे बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था। देखिए जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है, देखिए फ्यूचर वैल्यू को अगर हमें निकालना है फ्यूचर वैल्यू की तरफ, तो हम प्रेजेंट वैल्यू को 1 + r⁻n से निकालते हैं, ठीक है। मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू को अगर मैं जो रेट ऑफ रिटर्न है 1 + r मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, और r⁻n मतलब कौन से ईयर वाला रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए उसका फैक्टर। तो ये जो है ना, इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। तो यही जो ब्रैकेट है, अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ और मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं फ्यूचर वैल्यू को इसी से डिवाइड करूँगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड किया, तो 1 + r⁻n। ये क्या है, ये है फैक्टर, ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो मैं फ्यूचर वैल्यू को बेसिकली मल्टीप्लाई करूँगी। तो है क्या, ये 1/, मतलब डिवीजन में, लेकिन मैं इसकी वैल्यू सेपरेटली निकालूंगी ताकि मैं फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकूं, ताकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिले, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो PVIF आपको दिया ना यहाँ पे सब जगह, PVIF मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो देखिए जितना भी रेट ऑफ रिटर्न हो उतने % के हिसाब से हम निकालेंगे। जैसे कि देखिए अभी 10% है ना, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए और मुझे फ्यूचर वैल्यू दी है, तो यही फॉर्मूला में मैं क्या करूँगी, देखिए फ्यूचर वैल्यू 10,000 मैंने अभी बोला दी है, और रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%, 1 ईयर आफ्टर है ना, तो n की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि 1 साल के बाद मुझे 10,000 मिल रहे हैं। तो 1 + r की वैल्यू क्या है 10%। तो यहाँ पे मैं 10% जो है 10% मतलब 10/100, तो ये 100 को मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 0.10 लिखूँगी। क्यों, क्योंकि मुझे एट द एंड वो परसेंट में ही लिखना है। तो 10% मीन्स 10 / 100, ठीक है। देखिए 10% मतलब क्या है, इट्स 10 / 100, ठीक है। तो ये इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0.10, इट्स 1 एंड द सेम, ठीक है। तो 1/r⁻n, 1 + r⁻n, n क्या है नंबर ऑफ ईयर, कौन से ईयर में पैसा मिला है 1 ईयर के बाद, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 आई। तो बेसिकली ये जो थिंग है ना स्टूडेंट्स, ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखो 1 + देखिए 1 + 0.10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.10,
1 प्लस 0.10 को आप 1.10 भी लिख सकते हो, रेस टू n मतलब 1। तो अब बेसिकली सिंपली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने जाओ तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 क्या वैल्यू मिली आपको, 0.909। तो ये क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, मतलब क्या आपने बेसिकली ये जो ये वाला थिंग है ना फैक्टर, इसकी वैल्यू निकाली। तो 10,000 को उससे मल्टीप्लाई करो, तो 10,000 इंटू ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसका वैल्यू क्या मिला मुझे अभी कैलकुलेटर में मैंने कैलकुलेट किया 0.909। तो अभी इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 0.909 इंटू 10,000, सॉरी 1 लाख हुआ वो, 10,000 इंटू 0.909 कितना वैल्यू मिला मुझे, 9090। ये क्या है मेरा इसका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 9090, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है स्टूडेंट बेसिकली आगे थ्रू आउट। ये मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला क्या है, बस यही यूज़ करना है। थोड़ा बहुत चेंजेस है अलग अलग मेथड्स में, बाकी सब सेम है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड। देखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या मेथड है स्टूडेंट्स, फॉरगोइंग मेथड ऑफ अप्रेजल डज नॉट हेल्प यू टू नो द रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज वी स्टॉप वंस द इन्वेस्टमेंट रिसीव। ठीक है, पहले वाले जो मेथड्स थे वहाँ पे क्या था, बस आपको जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उतना वापस आ जाए, उसके बाद में हम कैलकुलेशन करना बंद करते थे, इसीलिए तो उसको पे बैक पीरियड बोलते थे ना। लेकिन द मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिटर्न आर मेनी बट द मोस्ट कॉमन इजी एंड सिंपल प्रैक्टिकल मेथड इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे आसान मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू and expenses for say over 3 years and to find out the average rate of return which can be considered as a rate of appraising the investment। मतलब क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको जल्दी कब मिलेगा, कौन से प्रोजेक्ट में जल्दी मिलेगा, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या कह रहे हैं। द DCF मेथड कॉल्स फॉर द एस्टिमेट्स फॉर एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ मेकिंग इट मोर अनसर्टन। ठीक है, तो मतलब क्या बोले, पहले के मेथड से इसको सिर्फ कंपेयर किया है, लेकिन ये मेथड कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। द मेथड इज़ प्रॉफिट सेंट्रिक एंड नॉट कैश फ्लो सेंट्रिक। मतलब ये मेथड में आपको बेसिकली प्रॉफिट कितना जल्दी मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट किया है, ना कि आप कितना कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, एंड ये जो मेथड है इट डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। मतलब जो पहले वाले मेथड थे ना वहाँ पे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब क्या, जो मैंने अभी आपको समझाया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, उसको कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर ही नहीं करेंगे। बस प्रॉफिट जितना जल्दी मिले, जो प्रोजेक्ट में अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा प्रॉफिट मिल के आपका अमाउंट रिकवर हो जाए तो वही प्रोजेक्ट प्रेफरेबल है। बस इतना ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखते हैं आगे, सम से आपको जो आइडिया है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेट अस कंसिडर टू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल X एंड Y बोथ ऑफ विच रिक्वायर आउटले ऑफ 2 लाख। तो एक प्रोजेक्ट, एक यहाँ पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेसिकली एक आपको एक सम दिया है। आप इसे एक सम ना समझिए, इसे आप सिर्फ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं वही समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है। 2 प्रोजेक्ट्स है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स X और Y, जिनमें प्रोजेक्ट का आउटले है 2 लाख। मतलब आपको इनिशियली 2 लाख इन्वेस्ट करना है। आउटले मतलब आपका इनिशियल अपने जेब से पैसा बाहर जाएगा। तो दिस इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। बोथ प्रपोजल्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 4 years एंड नील सैल्वेज वैल्यू आफ्टर द एक्सपेक्टेड लाइफ इज ओवर। ठीक है, और आगे उन्होंने उनका दिया है डिटेल में कि क्या क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर एक साल में रहेगा। देखिए, जैसे ही स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करना है समझे। जब ऐसे ये चैप्टर के जितने भी सम्स आएंगे, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया रहेगा और उसका एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब क्या, कितने साल तक उसका टाइम रहेगा, और सैल्वेज वैल्यू जैसे ही दी जाएगी आपको इमीडिएट उसका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट करना है। ये आपको दिया नहीं रहेगा, कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन ये आपके माइंड में इमीडिएट क्लिक होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है, मुझे सैल्वेज वैल्यू दिया है, एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है कि उतना ही उसका शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ मतलब उतना ही टाइम वो चल सकता है, उसके बाद में उसकी सैल्वेज वैल्यू मतलब क्या स्टूडेंट्स वो समझिए। मतलब ऐसी वैल्यू जो कि पूरा डिप्रिशिएट करने के बाद लास्ट में बचती है। अगर कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू 4 साल है तो 4 साल में, और सपोज़ 2 लाख उसकी प्राइस है,
4 साल उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, तो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू पूरी ख़त्म हो जाएगी, जो उसका यूज़ करने का जो कैपेबिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। तो मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ उसका जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। और सैल्वेज वैल्यू नील मतलब क्या कि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, उसके बाद अगर हम वो चीज़, अगर सपोज़ कोई मशीनरी है वो अगर हम बेचने जाएंगे तो मार्केट में हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, इसी को कहते हैं नील सैल्वेज वैल्यू। तो यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्टमेंट, 4 लाख एक्सपेक्टेड लाइफ, तो कितना आएगा? डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी बोला था आपको स्टूडेंट्स। देखिए डेप्रीसिएशन आप कैलकुलेट कैसे करोगे? डेप्रीसिएशन मतलब क्या? चीज़ें का वैल्यू घटना, हर साल उसका वैल्यू कम होते जा रहा है। कैसे करोगे? जो भी इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू, मतलब लास्ट में उसका कितना वैल्यू बचता है, डिवाइडेड बाय उसका नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब उसका कितना ईयर का उसका लाइफ है, ठीक है, कितना टाइम वो एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप नोट डाउन करके रखिए। जब आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है तो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट माइनस सैल्वेज वैल्यू, मतलब लास्ट में जितनी भी वैल्यू बचेगी नंबर ऑफ ईयर्स घटने के बाद, उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू जब आप करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उसकी क्या एक्सपेक्टेड लाइफ है, ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जो आपको अमाउंट मिलेगी वो आएगी डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 2 लाख क्या है? अपना इन्वेस्टमेंट है इनिशियल, सैल्वेज वैल्यू नील मतलब 0 है, और एक्सपेक्टेड लाइफ है 4 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स? देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 2 लाख, माइनस सैल्वेज वैल्यू नील मतलब 0, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 4 साल। तो 2 लाख को डायरेक्टली हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। एग्ज़ाम में ये इतना आसान कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा स्टूडेंट कि आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करो। तो जितना भी आसान कैलकुलेशन है जो आप दिमाग में कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट उसके लिए सब स्टेप्स लिख के कैलसी यूज़ मत करो, ठीक है। मैं आराम से बोल सकती हूँ ना, 2 लाख को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 50,000, ठीक है, 50,000 आएगा। तो ये क्या है मेरा स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख को 4 से डिवाइड किया 50,000, ये क्या है? मेरा हर साल मेरा इतना अमाउंट डेप्रिशिएट होगा, मतलब 2 लाख का पहले साल 50,000 डेप्रिशिएट हुआ तो कितना बचा? 1.5 लाख। फिर सेकेंड ईयर 50,000 डेप्रिशिएट हुआ, मतलब वैल्यू घटा तो हुआ 1 लाख, फिर 50,000 घटा तो 50,000, फोर्थ ईयर में 50,000 बचा, उसमें से मैंने 50,000 फिर सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 0, मतलब लास्ट में 0 ही है ना सैल्वेज वैल्यू। तो ये आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये हर साल घटेगा। हर साल कितने साल पता चलेगा? उसका जितना भी एक्सपेक्टेड लाइफ है उतना, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट आप आसान कैलकुलेशंस ओरली करो, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। तो देखिए अभी हमने क्या निकाला कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 50,000, देख सकते हैं आप टेबल में। बुक वैल्यू मतलब क्या है? स्टार्टिंग का वैल्यू, आपने कितना उसमें इन्वेस्ट किया था? नंबर ऑफ ईयर 0, मतलब स्टार्टिंग में जो 0 ईयर है उसमें आपने कितना किया था अमाउंट इन्वेस्ट? 2 लाख। डेप्रिसिएशन पहले साल में तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि आपने जस्ट इन्वेस्ट किया, वो तो नया चीज़ है। फिर इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 0 ही है। तो कैश फ्लो 2 लाख बोला है, मतलब क्या है कि आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन हर साल, अभी हमने देखा 50,000 घट रहा है, तो घटेगा किस में से? इन्वेस्टेड अमाउंट में से, ठीक है। तो पहले साल 50,000 घटा, तो 2 लाख में से 50,000 आप घटाओगे तो कितना बचा? 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या हुआ फिर? सेकेंड ईयर का आपका वैल्यू उस चीज़ का। और आपको ये जो कॉलम दिया है ना स्टूडेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्स और वाई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये वाला और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाई वाला, ये आपको दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट के वैल्यू से डिप्रिसिएशन घटा के जो वैल्यू बचती है, ठीक है, वो रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया रहेगा। तो आप डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो 2 कॉलम है ना, 2 वैल्यू, हर साल का जो भी जितना भी रहेगा उनको ऐड करोगे, वो रहेगा आपका वो साल का कैश फ्लो, मतलब वो साल का प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 50,000 डिप्रिसिएशन होने के बाद 1.5 लाख रुपया बचा मेरा इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 50,000।
पहले ईयर में मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है स्टूडेंट 80,000, तो मैं डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करूँगी तो कितना हुआ 50,000 प्लस 80,000, कितनी मिली अमाउंट 1,30,000। तो 50,000 प्लस 80,000 1,30,000 क्या आया मेरा कैश फ्लो, मतलब पहले साल का प्रोजेक्ट एक्स का प्रॉफिट कितना आया 1,30,000। ये हम क्यों स्टेप कर रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड क्यों कर रहे हैं बेसिकली ये समझिए। देखिए मैंने अभी आपको एक टेबल समझाया था, वहाँ पे मैंने क्या बोला था सेकेंड लास्ट स्टेप में, पहले तो हम डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट घटा के टैक्स पे करेंगे, फिर जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा ना, इसमें हम डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे। ऐड करके क्या मिलेगा, जो मिलेगा हमें वो रहेगा फाइनल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। मतलब जो टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट है उसमें आप डेप्रीसिएशन ऐड कर दो तो आपको मिलेगा फाइनल प्रॉफिट। यही यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट चाहे जितना हो, आफ्टर डिप्रिसिएटेड वैल्यू जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये उन्होंने दिया है, ये आपने कैलकुलेट नहीं किया है। तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कॉलम की वैल्यूज़ कहाँ से आए, ये उन्होंने दिए है। तो हर साल का अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपको उस साल का कैश इनफ्लो मतलब उस साल का प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में 1,30,000 था, सेकेंड ईयर में देखो डेप्रिसिएशन तो सेम ही है ना, वैल्यू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर सेकेंड ईयर का कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था स्टूडेंट्स 60,000, तो 50,000 प्लस 60,000 कितना हुआ 1,10,000। तो 1,10,000 क्या आया सेकेंड ईयर का मेरा प्रॉफिट प्रोजेक्ट एक्स के लिए। फिर थर्ड ईयर में देखो 50, देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ना वो वैल्यू क्यों घटती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन है। थर्ड ईयर में आके 1,00,000 में से 50,000 गया, डेप्रिसिएशन हुआ तो बचा कितना वैल्यू 50,000, ठीक है। लेकिन मुझे ये वैल्यू फिलहाल कंसिडर करना ही नहीं है, मुझे देखना है सिर्फ डेप्रिसिएशन का वैल्यू 50,000। और थर्ड ईयर में मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है 40,000 उन्होंने दिया है, तो 40 प्लस 50,000 ऐड करोगे तो उस साल का प्रॉफिट थर्ड ईयर में कितना प्रॉफिट मिला मुझे 90,000। फिर फोर्थ ईयर में आते आते फिर से वैल्यू डिप्रिशिएट होता हुआ, तो अभी तो फाइनल वैल्यू 0 हुआ सेल्वेज वैल्यू, लेकिन मुझे देखना क्या है सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट। फोर्थ ईयर में मेरा डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना अगेन 50,000, और फोर्थ ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है 20,000, तो 50,000 प्लस 20,000 70,000। तो फोर्थ ईयर में मेरा प्रॉफिट का वैल्यू कितना है फाइनल प्रॉफिट कैश फ्लो 70,000। अभी मैं क्या करूँगी, मैं एनालाइज करूँगी स्टूडेंट्स कि 0 ईयर मतलब स्टार्टिंग में मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का मुझे प्रॉफिट अभी मैंने कैलकुलेट किया, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है प्रॉफिट स्टार्टिंग में ज़्यादा मिल रहा है और जैसे जैसे ईयर्स आगे जा रहे हैं मेरा प्रॉफिट घटता जा रहा है। सिमिलरली यही मेथड हम प्रोजेक्ट वाई के लिए करेंगे। सेम देखो दोनों प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट तो सेम था इन्वेस्टमेंट का, तो हर साल 50,000 डेप्रिसिएशन होगा, तो ये वैल्यू तो सेम आएगी ना 2 लाख माइनस 50,000 1.5 लाख बचेगा। फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में जाके डेप्रिसिएशन होगा 50 लाख, तो सेकंड ईयर में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बचेगा 1 लाख, 1 लाख में से 50,000 फिर घटाओ, थर्ड ईयर में क्या वैल्यू बचेगा 50,000, और थर्ड ईयर से 50,000 फिर डेप्रिशिएट होगा वैल्यू, फिर कितना बचेगा 0। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे भी सेम है, ये जो बुक वैल्यू का कॉलम है सीखे क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम था, दोनों प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड लाइफ सेम था, सेल्वेज वैल्यू सेम था, इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है, ठीक है। तो बुक वैल्यू भी सेम, बुक वैल्यू मतलब वही उस साल की कितनी वैल्यू बची है मार्केट में अगर मैं बेचने वो निकालती हूँ चीज़। तो अगेन मुझे प्रोजेक्ट वाई के लिए निकालना है कि कैश फ्लो मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो ये कॉलम अगेन उन्होंने दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर प्रोजेक्ट वाई। पहले साल में तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर में आया है 20,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो पहले साल में प्रोजेक्ट वाई में 50,000 डिप्रिसिएशन हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 20,000, तो दोनों का ऐड करूँगी 50 प्लस 20,000 कितना हुआ 70,000। तो पहले साल में मुझे प्रोजेक्ट वाई में कितना प्रॉफिट हुआ 70,000। फिर सेकंड ईयर में भी फिर से 50,000 डिप्रिसिएशन हुआ और सेकंड ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ उन्होंने दिया है 40,000, तो 40 प्लस 50,000 90,000 मेरा सेकंड ईयर का प्रॉफिट रहेगा। फिर थर्ड ईयर में जाके डिप्रिसिएशन का वैल्यू 50,000 और प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000, तो 50 और 60,000 इनका एडिशन मैं करूँगी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा फाइनल प्रॉफिट मुझे मिले उस साल का, ठीक है। 50 प्लस 60,000 करूँगी कितना मिला 1,10,000, मेरा थर्ड ईयर का प्रॉफिट है ये। और फोर्थ ईयर का क्या है डिप्रिसिएशन का वैल्यू है 50,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 80,000, इन दोनों को मैं ऐड करूँगी डिप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 प्लस 80,000 इज़ 1,30,000। ये मुझे क्या मिला मेरा फोर्थ ईयर का फाइनल प्रॉफिट कैश फ्लो मतलब जो मेरा कैश इनफ्लो हो रहा है। पहले साल में मैंने प्रोजेक्ट वाई में भी 2 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू मुझे दी है, मैं उनमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट ऐड करूँगी और वो हर एक साल के रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट वाई का मेरा प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हो पहले प्रोजेक्ट में 70,000 प्रॉफिट हुआ पहले साल, दूसरे साल हुआ 90,000 प्रोजेक्ट वाई में, तीसरे साल 1,10,000 और चौथे साल में 1,30,000।
तो प्रोजेक्ट वाइज अगर आप एनालाइज करोगे तो जो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में आपको कम वैल्यू मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब अगर आप अभी ये कॉलम देखो, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा स्टूडेंट। ये टेबल आपको समझा कि हम कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, कि हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में बेसिकली कर क्या रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ भी टेबल बनाना नहीं था, बस आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने ऐड किया, उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर एक साल का दिया था। पहले तो हमने सैल्वेज वैल्यू और इन्वेस्टमेंट के जो भी आपका अमाउंट दिया था उसमें से हमने डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकाला, फिर डेप्रिसिएशन को हर एक साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड किया। ऐड करने के बाद जो भी हमें कैश फ्लो मिला वो हर उस साल का प्रॉफिट है। फिर अभी हम वो दोनों प्रोजेक्ट का कंपेयर करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं स्टूडेंट, चैप्टर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मतलब आपको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है उसका डिसीजन लेना है ना। तो डिसीजन तो आप तभी लोगे ना जब आप एनालाइज करोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे को जल्दी रिटर्न दे रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, वो भी कम टाइम में। तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में अभी देखो आप ये है, अभी आपको सिर्फ ये कॉलम देखना है, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट एक्स, मतलब प्रॉफिट जो भी हो रहा है, और प्रोजेक्ट वाई का ये कॉलम। अभी आप एनालाइज करोगे तो ये दो कॉलम में आपको क्लियर दिख रहा है कि जो प्रोजेक्ट है एक्स है उसमें प्रॉफिट अर्ली आपको मिल रहा है। पहले स्टेजेस में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और बाद में घटता जा रहा है, और सेकंड प्रोजेक्ट में आपको धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लास्ट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब जो अमाउंट यहाँ पे आपको पहले 2 साल में मिल रही है वो अमाउंट आपको ऑलमोस्ट 3rd या 4th साल में जाके ऐड करोगे तो मिलेगी। तो इसीलिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि वही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, वही प्रोजेक्ट आपका बेनिफिशियल है, डिज़ायरेबल है टू चूज़, जो आपको अर्ली स्टेज में बेनिफिट्स देता है। क्योंकि आगे का किसने देखा है ना, पैसे का वैल्यू तो घटता बढ़ता रहता ही है। तो जितना जल्दी प्रॉफिट कमा लो, अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लो, वही प्रोजेक्ट सही है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको ये 2 प्रोजेक्ट्स में से प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्ट करने बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है, भले ही बाद में आपको प्रॉफिट घटता जाए, लेकिन स्टार्टिंग में ही आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया और अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, आपको रुकना ही नहीं है तो 4th 5th ईयर 3rd 4th ईयर तक यू कैन वेट, बट स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा वो अच्छा है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग टिल एंड कि मुझे लास्ट में ईयर्स में प्रॉफिट मिले। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, ये उन्होंने दिया है नीचे। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, द सिमिलैरिटीज बिटवीन 2 प्रपोजल्स, both of which have rate of return on investment equal to 40% apparent, approximately 40% return है दोनों प्रोजेक्ट में। Nevertheless, the project X is significantly more desirable than it delivers benefits at early stage, तो payback period भी दोनों में ज़्यादा X का रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट जल्दी कमा के दे रहा है मतलब पेबैक पीरियड भी इसी का ज़्यादा है ना। पहले मतलब स्टार्ट जल्दी कम टाइम में आपको प्रोजेक्ट एक्स ही कमा के देगा, प्रोजेक्ट वाई के लिए आपको 4th ईयर तक रुकना पड़ेगा पूरा प्रॉफिट मिलने के लिए। यहाँ पे आपको जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट पहले ही मिल रहा है ना, तो इसीलिए प्रोजेक्ट एक्स डिज़ायरेबल है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का स्टूडेंट्स। तो ये टेबल से उन्होंने आपको यही समझाने का कोशिश किया है कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, प्रॉफिट सेंट्रिक है, इसीलिए तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर बोला ना प्रॉफिट सेंट्रिक। मतलब क्या कि जितना जल्दी आपको जल्दी प्रॉफिट मिले वो अच्छा है, कैश फ्लो मैटर नहीं करता, जल्दी प्रॉफिट कमा लो। ठीक है, बस अभी आगे देखते हैं ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या बोलता है। अभी आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, हम वो फॉर्मूलाज को शॉर्टलिस्ट करेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के सम्स का स्टूडेंट्स, दैट इज़ एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका जो भी जितना भी नेट इनकम है, मतलब जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको आप अपने इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो। बेसिकली प्रॉफिट को, जो इनकम आपने कमा लिया उसको इन्वेस्टमेंट, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया उससे डिवाइड कर दो, जो भी मिलेगा उसी को कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका इन जनरल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मैंने इन जनरल क्यों बोला, क्योंकि आगे अभी आने वाले समय में आपको पता चलेगा ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के भी 3 तरीके हैं। एक एनुअल बेसिस पे आप कर सकते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस और एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस। लेकिन इन तीनों फॉर्मूलाज में एक कॉन्सेप्ट बेसिक सेम है, वो की है आपको प्रॉफिट या इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट बस कैलकुलेट करना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा है। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत आसान है।
इसमें कुछ भी आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस उसका मेथड समझना है, कैलकुलेशन सही तरीके से करना है, दैट्स इट। और फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, कि बहुत टीडियस कैलकुलेशन है, कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कई सारे स्टेप्स है, याद रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम। ये सम है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का। देखिए, सपोज A Limited is going to invest in a project a sum of rupees 3 lakh having lifespan of 3 years. Salvage value of machine is 90,000। तो एक प्रोजेक्ट दिया है A Limited, उसमें 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और उसका 3 साल का लाइफ स्पैन है। मतलब क्या है, जो मैं 3 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ वो प्रोजेक्ट में, उसका सिर्फ लाइफ कितना है, 3 लाख, 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स सिर्फ उसका लाइफ है। और सैल्वेज वैल्यू क्या है वो भी दिया है 90,000। मतलब उसका जो यूजेबल लाइफ स्पैन है, मतलब 3 साल तक मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल यूज़ करने के बाद जो भी वैल्यू बचता है, सैल्वेज मतलब फाइनल वैल्यू, वो कितना दिया है मुझे, 90,000, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही, अभी पहले भी मैंने बताया, जैसे ही आपके क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया रहेगा, उसका लाइफ स्पैन दिया रहेगा कि कितना टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसका वैल्यू ऑफ, उसका सैल्वेज वैल्यू दिया रहेगा, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या क्लिक होना चाहिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। अब हर साल उसमें हर साल कितने का डेप्रिसिएशन होगा। तो देखो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 लाख माइनस 90,000 डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझाया था ना, देखिए डिप्रिसिएशन का भी हमने क्या फॉर्मूला देखा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है, 3 लाख, माइनस सैल्वेज वैल्यू कितना है, 3 लाख यूज़ करने के बाद लास्ट का वैल्यू कितना बचता है मशीन का, 90,000। तो 3 लाख माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3 साल। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। देखिए आपके इसके लिए फॉर योर कन्वीनियंस, 3 लाख माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, 3 लाख, माइनस सैल्वेज वैल्यू कितना है 90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3, ठीक है। तो 3 लाख में से 90,000 घटाओ, कितना बचेगा, 2,10,000, ठीक है। 30 माइनस 9 इज 21 ना, 2,10,000 बचेगा डिवाइडेड बाय 3। कितना आया इसका वैल्यू, 70,000। 2,10,000 को 3 से डिवाइड करो, कितना मिला, 70,000, ठीक है। 70,000 क्या आया स्टूडेंट्स, ये मेरा आया डेप्रिसिएशन का वैल्यू हर साल का। मतलब मेरा हर साल 70,000 वैल्यू घटेगा, डेप्रिसिएट होगा, तभी तो जाके मेरी वैल्यू क्या बचेगी स्टूडेंट्स, 90,000। मतलब इसका मतलब क्या है, 70,000 आपको मिला डेप्रिसिएशन का वैल्यू, मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये हर साल आपकी वैल्यू डिप्रिसिएट होगी किससे, आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले 3 लाख था, पहले साल 70,000 घटा, कितना बचा, 2,10,000। फिर अगले साल 70,000 घटा, फिर 2,10,000 में से 70,000 घटा दो, फिर और अगले साल 70,000 घटा, ऐसा 3 साल तक होगा। फिर थर्ड ईयर के एंड में जाके 90,000 सैल्वेज वैल्यू, मतलब लास्ट वाला फाइनल वैल्यू बचेगा, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज़ 1,50,000। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के समझना ज़रूरी है। एक बार अपने क्वेश्चन को पढ़ के, उसको ब्रेक करके, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसका मीनिंग समझ लिया, और उससे आपने निकाल दी समरी कि हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कैलकुलेट करके लेनी है, तो बस वहाँ पे ही आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं आपको सब आगे हेक्टिक स्टेप्स करने हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने घाई कर ली यहाँ पे, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत पढ़ के गलत कैलकुलेशन कर लिया, तो अब चाहे कितना भी बेस्ट कैलकुलेशन करो वो रॉन्ग ही आंसर देगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब क्या, जल्दी से देखते हैं, हमने टेबल में आपको दिखाया था। देखिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब ये है आपका डेप्रिसिएशन ना। देखिए ये अपना टेबल था, सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन अर्निंग बिफोर टैक्स। तो बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के पहले का टाइम। तो डेप्रिसिएशन मेरा कब घटेगा, इस टाइम पे। अर्निंग बिफोर टैक्स के पहले डेप्रिसिएशन घटेगा, तो इसी के ऊपर वाला जो मेरा टाइम जो वैल्यू रहेगा ना, उसी को कहते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। मतलब बेसिकली इसको आप कंट्रीब्यूशन वाला स्टेप समझ सकते हो। तो उन्होंने जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बोला ना 1.5 लाख, ये
क्या है, कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है ये टेबल में ये वाली कंट्रीब्यूशन वाली। मतलब मैं जहाँ पे मैं डिप्रिसिएशन और फिक्स कॉस्ट का तो यहाँ पे बोला ही नहीं उन्होंने, डिप्रिसिएशन घटाने से पहले मेरी क्या वैल्यू थी, कंट्रीब्यूशन ना, इसको आप ईबीडीटी भी बोल सकते हो, मतलब अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। मतलब आपने ना डिप्रिसिएशन किया है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा था। ईबीडीटी क्या है, जैसे कि हमने वहाँ पे ईबीआईटी देखा था ना, चैप्टर 8 पे हमने क्या देखा था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स भरने से पहले का अर्निंग, बाद में उससे हम इंटरेस्ट और टैक्स घटाते थे। वैसे ही यहाँ पे डिप्रिसिएशन और टैक्स घटाते हैं, तो डिप्रिसिएशन और टैक्स घटाने के पहले का अर्निंग को हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो ईबीडीटी या कंट्रीब्यूशन का जो भी अमाउंट, दोनों इट्स वन एंड द सेम, तो यही आपको दिया है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन। तो अगर आपको यहाँ पे जो 1.5 लाख वैल्यू दी है सब में, तो ये क्या वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन की या ईबीडीटी की, ये स्टेप वाले वैल्यू हो। तो यहाँ से अभी आपको आगे कैसे जाएंगे, हम हमेशा ऊपर से नीचे तक आएंगे, ये टेबल ही फॉलो करेंगे। तो आपको ये स्टेप दी है प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन या ईबीडीटी, वहाँ से आप डिप्रिसिएशन घटाओगे, फिर आपको अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा या प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, फिर आप टैक्स घटाओगे और फिर डिप्रिसिएशन ऐड करोगे। मतलब आपके दिमाग में अगर ये टेबल स्टूडेंट्स आपने अच्छे से बाय हार्ट किया है, तो आपके दिमाग में ये तुरंत ऐसा चक्र चलना चाहिए कि बस मुझे ये स्टेप दिया है और मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक मुझे उसका फाइनल प्रॉफिट चाहिए, मतलब टैक्स और डिप्रिसिएशन के बाद वाला प्रॉफिट चाहिए। क्या करूँगी मैं, डिप्रिसिएशन घटाऊँगी, फिर टैक्स पे करूँगी, फिर से डिप्रिसिएशन ऐड करूँगी और फिर जो मिलेगा वो है फाइनल प्रॉफिट। बस इतना ही टेबल आपको ध्यान रखना। इसलिए मैंने बोला था स्टूडेंट, ये कुछ है फॉर्मूला, कुछ टेबल आप पहले ही वो रट्टा मार लो, बाय हार्ट कर लो, वही हमें सीरियली ऑर्डर में जाना है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के देंगे तो कौन से जो टेबल है उसमें कौन से स्टेप वाला आपको फिगर दिया है, अगर आपने वो समझ लिया ना तो आगे का क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे तो वो टेबल फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दिया है ईच ईयर, मतलब हर साल कितना है, 1.5 लाख। तो हर साल प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन 1.5 लाख है। तो इसमें से मैं अभी डिप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, 70,000। तो यहाँ पे टेबल में प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दिया है हर साल का डिप्रिसिएशन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। तो मैं अभी क्या बोला था मैंने, डिप्रिसिएशन पहले, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन पहले मैं घटाऊंगी, फिर जो मुझे मिलेगा वो रहेगा प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, या आप इससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने टैक्स नहीं भरा है। लेकिन ये क्वेश्चन में हमें टैक्स लाना ही नहीं है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में बेसिकली हम टैक्स वाला फैक्टर देखेंगे नहीं। यहाँ पे बस आपको इतना ही देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना है एनुअल, चाहे वो एवरेज एनुअल प्रॉफिट हो या टोटल एनुअल प्रॉफिट हो, और इन्वेस्टमेंट कितना है, चाहे वो पहले साल का इन्वेस्टमेंट हो, हर साल का इन्वेस्टमेंट हो या एवरेज इन्वेस्टमेंट हो। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। बस आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट देखना है। तो देखो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन कितना था, 1.5 लाख। डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 70,000। ठीक है, हर ईच ईयर ना, देखो 3 लाख इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो हर साल का आएगा 3 साल का। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन हर साल का 1.5 लाख था। डिप्रिसिएशन इसमें से घटाओ 1.5 लाख मैंने 70,000, कितना आया, 80,000। ठीक है, तो हर साल सेम ही आएगा, क्योंकि देखो हर साल प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन 1.5 लाख था, हर साल डिप्रिसिएशन का वैल्यू भी सेम था। तो बिफोर डिप्रिसिएशन को माइनस डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन हर साल 80,000 ही आएगा। ठीक है, 1.5 लाख मैंने 70,000 80,000, 1.5 लाख मैंने 70,000 80,000। तो प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन मतलब क्या, मेरा जो फाइनल प्रॉफिट मैं देखूंगी एनुअल का, हर साल पहले ईयर में मुझे 80,000, दूसरे ईयर 80,000, तीसरे साल में भी 80,000, हर साल में मुझे सेम प्रॉफिट हुआ। और ये क्या दिया है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए ये जो हमने अभी डिप्रिसिएशन देखा था उसी का पार्ट है। देखो पहले साल में आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया, फिर डिप्रिसिएशन हुआ ना 70,000 घटा, तो कितना वैल्यू बचा, पहले साल के एंड में कितना बचा, 2,30,000। वही वैल्यू सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कैरी फॉरवर्ड होगा। 2,30,000 में से 70,000 फिर से घटा, सेकेंड ईयर में फिर से 70,000 डिप्रिशिएट हुआ, तो 2,30,000 माइनस 70,000 इज 1,60,000 बचा सेकेंड ईयर के एंड में। फिर सेकेंड ईयर का एंड का ही वैल्यू थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर 1,60,000 में से 70,000 फिर से डिप्रिसिएशन का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, 1,60,000 में से 70,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 90,000। 90,000 क्या स्टूडेंट्स, मेरा फाइनल लास्ट वैल्यू। इसी को हमने क्या बोला था, सैल्वेज वैल्यू उन्होंने यहाँ पे दिया था ना, क्योंकि 3 साल का ही लाइफ स्पैन है, तो 3 साल में उसका पूरा डिप्रिसिएशन घट के जो वैल्यू बचेगा वो सैल्वेज वैल्यू। तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि ताकि
हर साल के इनिशियल में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो देखने के लिए, क्योंकि जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, उसमें आप हर साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपको देखना है, ठीक है। तो जब आप जनरली इन जनरल सबका एक साथ कैलकुलेट करोगे तो आपको एक ही फाइनल वाला इन्वेस्टमेंट लगेगी। लेकिन अगर आप हर साल का अलग अलग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हो तो आपको हर साल के स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है आपका इन्वेस्टेड वो देखना है। और हर साल के स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टेड वैल्यू सेम नहीं रहेगा, डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वैल्यू घट रही है ना, तो ऑब्वियसली पहली वाली वैल्यू कैसे सेम रहेगी। इसीलिए पहले साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 3 लाख तो 3 लाख ही रहेगा। लेकिन सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जब आप सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो क्या आप वो 3 लाख पे करोगे, नहीं, क्योंकि हर साल 70,000 डेप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू, जो नई वैल्यू डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उस पर आप कैलकुलेट करोगे वो साल का प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है, कितने कितने टाइप्स है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के। देखिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पहला है एक एनुअल बेसिस है, एनुअल बेसिस पे मतलब हर साल अलग अलग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितने % हुआ वो हिसाब से आप कर सकते हो। दूसरा है टोटल इन्वेस्टमेंट, सभी इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल एक ले लो, ठीक है। और तीसरा है एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब तीनों साल का मिला के एक एवरेज निकाल दो, तो वो हिसाब से आपको रेट ऑफ रिटर्न, जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो किस चीज़ में मिला। तो बेसिकली अकाउंटिंग का मीनिंग ही समझ लो ऐसे, यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अलग अलग फॉर्म में आपको करनी है। देखिए, एनुअल बेसिस का जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एनुअल बेसिस मतलब ईच ईयर, हर साल में। जैसे कि ये टेबल में आपको समझ रहा है, पहले साल में आपका स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये वाला कॉलम, और प्रॉफिट कितना हुआ है, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो पहले साल में मेरा इन्वेस्टमेंट 3 लाख था और प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 80,000। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, डेप्रिसिएशन से वैल्यू घटने के बाद 2,30,000 और प्रॉफिट कितना हुआ 80,000, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। फिर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,60,000। ये थर्ड ईयर तो स्टार्टिंग है स्टूडेंट, एंड नहीं है। एंड में तो वो लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और सैलरी वैल्यू मिलेगी। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा कितना है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटने के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद 1,60,000 और प्रॉफिट कितना मिल रहा है 80,000 मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा जो कैलकुलेशन बनेगा हर साल में वो उस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उस ईयर का इन्वेस्टमेंट जितना बचा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम सिंपली अप्लाई करेंगे, ARR इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन इन्वेस्टमेंट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दी, लेकिन ये बहुत आसान है, यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं समझना। देखिए, जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, एनुअल बेसिस वाला हम देख रहे हैं, मतलब हर साल का, ठीक है, एनुअल बेसिस वाला, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब जो भी प्रॉफिट है उस साल का, ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑफ दैट ईयर अपॉन इन्वेस्टमेंट, उसी साल का इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों केस में डेप्रिशिएटेड अमाउंट आप देख के करोगे। तो देखो, पहले साल में टेबल से आप देख सकते हो हमने कैलकुलेशन किया है, पहले साल में प्रॉफिट कितना था आपका आफ्टर डेप्रिसिएशन अपना 80,000 डिवाइडेड बाय उस साल का इन्वेस्टमेंट कितना था पहले साल के बिगिनिंग में 3 लाख। तो डिवाइड करूँगी मैं 3 लाख से, तो इंटू 100 ना, क्योंकि ये मुझे परसेंट में चाहिए। मैं अभी कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन कर रही हूँ। 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। देखो, 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, देख सकते हो आप क्या वैल्यू है, 26.66%। ये क्या आया स्टूडेंट्स, आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो साल का, मतलब पहले साल का। ये हम क्या निकाल रहे हैं, पहले साल का आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मैं वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ, 26.66% आपका आया उस साल का, मतलब उन्होंने यहाँ पे राउंडेड ऑफ किया है 67%, 66 था तो 67 कर दिया। तो आप देख सकते हो ईयर 1 का उन्होंने आपको दिया है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एनुअल बेसिस पे हमने निकाला, मतलब पहले साल का, तो पहले साल का ही प्रॉफिट लेंगे। और पहले साल के स्टार्टिंग में क्या मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो 26.67% आया। अभी निकालते हैं सेकेंड ईयर का, क्योंकि एनुअल बेसिस कर रहे हैं ना। फिर से प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या है सेकेंड ईयर का, देखिए 80,000 है, सेम है। और सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा क्या इन्वेस्टमेंट था, देखो पहले साल में 3 लाख था, 70,000 डेप्रिसिएशन से घटने के बाद 2,30,000 बचा फर्स्ट ईयर के एंड में। लेकिन वही तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि वही तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना।
तो 70,000 घटने के बाद कितना अपना वैल्यू बचता है इन्वेस्टमेंट का 2,30,000। 2,30,000 क्या है आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, तो अभी ये तो हुआ फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अभी सेकेंड ईयर का देखो कितना है स्टार्टिंग वैल्यू, प्रॉफिट 80,000। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का 2,30,000 इंटू 100। तो ये मैं करूँगी, ये मुझे क्या मिलेगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, कैलकुलेटर में मैं करती हूँ 80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 इंटू 100। देखो क्या वैल्यू है 34.78। देख सकते हो आप, ये आपको क्या मिला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये हमने सेकेंड ईयर के लिए किया है। देखो देख सकते हो आप यहाँ पे, वही तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन बताया 80,000 डिवाइड बाय 2,30,000 कितना हुआ 34.78%। ये क्या मिला स्टूडेंट्स आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर सेकेंड ईयर। ऐसा ही हम थर्ड ईयर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको फॉर्मूला पता है, आपको वैल्यूज़ दी है। थर्ड ईयर के लिए देखो प्रॉफिट कितना है 80,000 और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना बचता है, फिर 2,30,000 में से फिर से सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन होगा ना 70,000, तो 70,000 घटेगा तो बचेगा कितना 1,60,000। 1,60,000 आप एज इट इज़ ले लो, 1,60,000 आप एज इट इज़ ले लो, तो वही थर्ड ईयर का स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 1,60,000, प्रॉफिट कितना हुआ 80,000। बस डिवाइड करो, यही उन्होंने यहाँ पे किया इंटू 100। 80,000 अपन 1,60,000 इट्स 1/2 ना, 1/2 है। 80,000 का डबल ही 1,60,000 है ना, 1/2 इज 50%। हमने देखा था ना बैंक एग्जाम के प्रिपरेशन जब आप कर रहे होगे तब अपने ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू कन्वर्जन में देखे रहेंगे। तो अगर कुछ आसान वैल्यू आती है तो आप आसानी से उसको ओरली कर सकते हो, जरूरी नहीं कैलकुलेशन कैल्सी यूज़ करना है। ठीक है, तो 80,000 को 1,60,000 डिवाइड करो, कितना हुआ 50%। तो थर्ड ईयर में आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना स्टूडेंट 50%। मतलब जो थर्ड ईयर का पूरा प्रॉफिट है रिटर्न वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड ईयर। तो जैसे आप देख रहे हो जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं जो प्रॉफिट अर्निंग का जो वैल्यू है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो पहले साल में 26.67% हुआ, सेकेंड ईयर में 34.78% और थर्ड में 50%। तो ज़्यादा प्रॉफिट थर्ड ईयर में हुआ। ये क्यों ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, आप अगर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। न्यूमरेटर तीनों का सेम है, फ्रैक्शन ही है ना ये, और डिनोमिनेटर घटते जा रहा है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसका छोटा है उसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी परसेंटेज की, वही तो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एनुअल बेसिस। तो अगर आपको एग्जाम में किसी एक साल का पूछा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्स्ट ईयर बताओ या सेकंड ईयर का बताओ थर्ड ईयर का, तो आपको इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके करना है। तो जब आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ऐसा टेबल आपको आधा चीज़ दिया रहेगा, आप टेबल से कैलकुलेट कर लो, ये पूरा टेबल बना लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी पड़े। फिर फटाफट कैलकुलेट करो, वैल्यू कैसे भी पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये हमने देखा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एनुअल बेसिस। अभी सेकेंड है टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस मतलब आपको एट अ टाइम ओवरऑल सबका लेना है। मतलब देखिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग इनटू 100। तो ये है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का एक साथ ही ले लो। देखो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है, देखो हर साल आपका 80,000 हुआ तो तीनों को ऐड करो तो डिवाइडेड बाय 3 करो। ये क्या हुआ आपका एवरेज हुआ हर साल के प्रॉफिट का, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही है। तो यहाँ तीनों ईयर का प्रॉफिट सेम है तो आपका एवरेज भी सेम ही आएगा। 80,000 ऐड करोगे डिवाइड बाय 3 करोगे 80,000 ही आएगा डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में आपका कितना इन्वेस्टमेंट था। देखो स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट था 3 लाख, तो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट तभी नहीं कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसकी जो वैल्यू आती है मतलब 80,000, इसका तो आएगा 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख। मतलब यही कैलकुलेशन आएगा बेसिकली 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो देखोगे तो कैलकुलेशन का वैल्यू आएगा 26.67%। ठीक है, क्योंकि इसका एवरेज करोगे और फिर डिवाइड करोगे 3 लाख से, तो 26.67% आया टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला प्रॉफिट। फिर तीसरा टाइप है इसमें कि एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कैलकुलेट कर दो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कैसे करोगे, देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे मतलब एवरेज ले लो एनुअल प्रॉफिट का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। अभी यहाँ पे ना स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है पिक्चर में। देखो जब आपको एनुअल प्रॉफिट का एवरेज लेना था तो आपने सिंपली तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लिया और उसको डिवाइड कर लिया।
ये था आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट। लेकिन जब आप एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट करोगे ना, एवरेज इन्वेस्टमेंट आप करोगे, इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकालोगे, तो ऐसे नहीं निकालना है कि आप सब साल का तीनों ईयर्स का ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, नहीं। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू, ये अमाउंट को डिवाइड कर दो 2 से, और फिर जो अमाउंट वैल्यू आएगी उसमें सैल्वेज वैल्यू फिर ऐड कर दो। फॉर्मूला समझो आपको यहाँ पे, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट, अगर आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पूछा स्टूडेंट्स, तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस सैल्वेज वैल्यू करना है, तो आपको मिलेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। वो वैल्यू आप पुटअप करोगे ये फॉर्मूला में, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करोगे, तो जो मिलेगा आपको मिलेगा एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस वाला प्रॉफिट। देखो कैसे करते हैं एक बार यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना है, देखो अभी हमने किया था ना 80,000, तीनों साल में 80,000 था, डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर 80,000 ही आएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज बेसिस, ठीक है, एवरेज बेसिस वाला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसमें आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है हर साल का 80,000 है, तो एवरेज भी 80,000 ही आएगा। अभी देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, मैंने अभी आपको समझाया, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 1/2 दिया आपको, बेसिकली इट इज डिवाइड बाय 2 प्लस सैल्वेज वैल्यू। ये फॉर्मूला है एवरेज इन्वेस्टमेंट का। देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था अपना 3 लाख, सैल्वेज वैल्यू कितनी है 90,000, ठीक है। बस यहाँ पे यही वैल्यूज पुटअप करें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 3 लाख, इस वजह से मैं घटाऊंगी सैल्वेज वैल्यू 90,000 डिवाइड बाय 2 प्लस फिर से मुझे सैल्वेज वैल्यू ये जो पोर्शन है ना इसमें ऐड करनी है, कितनी है 90,000, 3 लाख से 90,000 घटाओ कितना बचा 2,10,000 डिवाइड बाय 2 प्लस 90,000, ठीक है। 2,10,000 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 1,05,000, ठीक है, प्लस 90,000 करो, कितना आया इसका वैल्यू 1,95,000। ये क्या, ये आपको कैलकुलेशन समझा स्टूडेंट्स, बस ये फॉर्मूला याद रखना है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 2 प्लस सैल्वेज वैल्यू, आपको यही दिया है यहाँ पे। फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करो तो जो भी आंसर मिलेगा वो आएगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, जो कि है 1,95,000। ये वैल्यू है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, ये पुटअप कर दो यहाँ पे एवरेज एनुअल प्रॉफिट में। तो देखो एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एवरेज एनुअल बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अपना 80,000, अभी मैंने बोला था आपको 80,000, ठीक है, यहाँ पे दिया था एज पर दैट, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आया 1,95,000 बस इंटू 100। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज बेसिस, ठीक है। देखो कैलकुलेट करते हैं जल्दी कैलकुलेटर में, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 100, 41.02। ये क्या है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन एनुअल एवरेज बेसिस, ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस, ठीक है। देख सकते हो आप आंसर, बस यही आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करके सब क्वेश्चन सॉल्व करने स्टूडेंट। जल्दी से आगे का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, यहाँ पे सब सॉल्व करके दिया। अभी मैं बुक में ही एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको भी पता चले कि कैसे ये कैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ना सब दिमाग में होना ज़रूरी है। आप सिर्फ फिगर्स देखोगे कैलकुलेशन के पेपर पे, लेकिन ये होगा कैसे, ये प्रोसेस दिमाग में होना ज़रूरी है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ यील्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन विच इज़ एज फॉलोज। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन दिया है, मतलब आपको फाइनल प्रॉफिट दिया है, ठीक है, फाइनल प्रॉफिट दिया है 10 लाख रुपये, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है
और हर साल उसका कितना प्रॉफिट मिल रहा है आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन वो आपको टेबल में दिया है। बस इतना आसान है। देखो पहले साल में 50,000 हुआ प्रॉफिट, सेकंड ईयर में 75,000 है, थर्ड ईयर में 1,25,000, फोर्थ ईयर 1,30,000, फिफ्थ ईयर 80,000 है, और 5 साल का ऐड करोगे प्रॉफिट तो मिलता है 4,60,000। ठीक है, ये उन्होंने दिया है। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो सपोज फर्दर एट एंड ऑफ द 5th ईयर प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सोल्ड फॉर ₹80,000। तो मतलब मुझे बताओ, मशीनरी में इन्वेस्ट कितना किया था 10,000, बेची कितने में 80,000, तो लास्ट में बेची मतलब ये उसकी सैल्वेज वैल्यू ही तो रहेगी, है ना। 80,000 में बेचा तो ये उसकी सैल्वेज वैल्यू रहेगी, तो मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि मुझे सैल्वेज वैल्यू दी है, क्योंकि मैंने लास्ट में बेचा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, तो ये क्या हुई मेरी सैल्वेज वैल्यू। अभी डिटरमाइन करना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पता है 10 लाख है, सैल्वेज वैल्यू 80,000 है, हर साल का प्रॉफिट दिया है, ऐड करके प्रॉफिट भी पता है, बस फॉर्मूला में पुटअप करो, आंसर निकालो। देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, देखो अगर आपको ओवरऑल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, फॉर्मूला क्या था अपना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इससे आपको क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेके वहाँ पे आपको एग्जाम में देंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको किस हिसाब से चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है या एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बताते हैं तो एवरेज प्रॉफिट तो लेना है। देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे लोगे, सब ईयर साल का प्रॉफिट उन्होंने ऐड किया, डिवाइड करो बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। 5 साल का प्रॉफिट दिया, ऐड करोगे 4,60,000, डिवाइड बाय 5 करो तो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। वही यहाँ पे किया है 4,60,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू डिवाइडेड बाय, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख, तो ये वैल्यू को 10 लाख से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। 4,60,000 का आपका क्या था टोटल प्रॉफिट, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिला आपको 92,000। ये क्या आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये वैल्यू आप लिख लो सही साइड में कहीं पे, क्योंकि आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट वाले कैलकुलेशन में भी ये लगेगी। ठीक है, 92,000 आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे अगर हमें करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख, डिवाइड करो 10 लाख से इंटू 100, कितना मिला, कुछ एरर आया, 1 सेकेंड। 4,60,000 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करती हूँ तो मुझे 92,000 आया है प्रॉफिट। उसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ 10 लाख से, .092 आया, इंटू मैं 100 कर रही हूँ क्योंकि ये परसेंटेज वाला वैल्यू है, तो 99.2% आया। देख सकते हो आप, ये क्या मिला आपको 9.2% इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। अभी देखते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट पे कितना आता है। देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा था पिछले सम में, एनुअल प्रॉफिट का एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाले, ये फॉर्मूला, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस सैल्वेज वैल्यू। तो इसमें से आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना मैंने अभी निकाला ना, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 92,000 आया था, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 10 लाख, सैल्वेज वैल्यू कितना है 80,000, तो 10 लाख माइनस 80,000 कितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करो और फिर से सैल्वेज वैल्यू ऐड करो। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, 10 लाख माइनस 80,000, ठीक है, उसको डिवाइड करो 2 से, ये आया 4,60,000, इसमें ऐड कर दो फिर से सैल्वेज वैल्यू, लास्ट में फिर से सैल्वेज वैल्यू ऐड करनी है ना। देखो कितना आया 5,40,000, ये क्या आया आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है तो शायद ये वाला ही पूछा जाए, एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ही पूछे। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट है 5,04,000, इसको डिनोमिनेटर में पुटअप कर दो, 92,000 अपॉन 5,40,000, 92,000 का एवरेज प्रॉफिट अभी हमने यहाँ पे देखा, और एवरेज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 5,40,000 इंटू 100 कर दो। देखो 92,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000 इंटू 100 कितना आया 17.037, देख सकते हो 17 पॉइंट, उसको राउंड ऑफ किया 17.04। ये क्या है आपका स्टूडेंट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन
एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस, और ये क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इतना था, एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इतना है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालो ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस, तो आपको प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकालना है। प्रॉफिट का एवरेज तो जल्दी से निकल जाएगा ना, आसानी से, सब साल का ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एवरेज कैसे लोगे, ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी ये बाय हार्ट करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस सैल्वेज वैल्यू, तो आएगा इन्वेस्टमेंट का एवरेज, ठीक है। फिर उसको आप डिनोमिनेटर में पुट करो और जो भी इंटू 100 करो, कैलकुलेशन आएगा, वो आएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टूडेंट्स, ये थे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के 2 टाइप्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा एनुअल बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब फॉर्मूले आपको दिए हैं बुक में, ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला जो मेथड था ना स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे आने वाले लेक्चर में मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ठीक है, फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सभी चीज़ें देखेंगे स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो लेके आए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।